नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिन्हें हम स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। आपकी बुक में स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस दिया हुआ है और ये जो स्टेजेस होती हैं वो 8 होती हैं, यानी देयर आर 8 स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। हियर इज 7 गिवन। तो आप देख रहे हैं कि जो 6 है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये जो है वो आपको कॉमन कर दिया है। तो ये 6 और 7th इंटरप्रिटेशन है और 8 आपका कम्युनिकेटिंग है। तो इस तरीके से 8 स्टेजेस होती हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की, जिसमें से अभी हमने पढ़ी थी कि आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स के जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं वो फाइनेंशियल नेचर के हैं कि नहीं, ऐसे इवेंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। देन मेजरिंग टू आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन, उनको मनी में मेज़र करना है। मेज़र काहे में कर सकते हैं हम? मनी में कर सकते हैं और क्वांटिटी में करते हैं, वैल्यू में, नंबर्स में करते हैं। ठीक है, तो मनी में मेज़र करना है। फिर रिकॉर्डिंग किए जाते हैं, यानी जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्लासीफाई किया जाता है इन लेजर्स। उनके अलग अलग अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, यानी सारे एक्सपेंसेस के हेड्स अलग होते हैं। सारे डेटर्स के लिए एक अलग हम हेड बनाते हैं, क्रेडिटर्स के लिए बनाते हैं, यानी सबका एक पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो फिर हमें उसमें हेड्स में मालूम पड़ जाता है कि इंडिविजुअली किस चीज़ का बैलेंस कितना है, मतलब क्या चीज़ बिजनेस में कितनी है। ठीक है, फिर उसके बाद समराइज़ करना। तो जब बैलेंस निकाले जाते हैं तो बैलेंस निकालने के बाद फिर उनसे हम ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, जिसमें हम एनालाइज और इंटरप्रिटेशन किया जाता है, मतलब कंपैरिजन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है उनको, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं कि उनसे क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, कितना आउटपुट निकल कर आ रहा है। जैसे आपको एक डायग्राम उसका दिया हुआ है बुक में आपको नीचे, जहाँ पर स्टेजेस ऑफ प्रोसेस दिए हुए हैं कि इनपुट क्या है आपके, इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। फिर जो प्रोसेस है, प्रोसेस आपकी क्या होती है? प्रोसेस मेजरिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, क्लासीफाइंग होती है, समराइजिंग होती है, एनालाइजिंग होती है, इंटरप्रिटेशन होती है। इसके बाद जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेटिंग क्या है कि ये जो रिजल्ट्स हैं, जो आपके जो आउटपुट हैं, वो यूजर्स को उनके इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है, ताकि वो उसको उससे डिसीज़न ले सकें फ्यूचर के लिए कि उन्हें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। क्रेडिटर्स जो हैं वो बिज़नेस के साथ उन्हें डीलिंग करनी है नहीं करनी है। एंड जो प्रोपराइटर्स होते हैं वो भी डिसीज़न लेते हैं कि फर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, फ्यूचर के लिए उनको क्या प्लानिंग करनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अकाउंटिंग की 8 स्टेजेस होती हैं। ये पूरा अकाउंटिंग इन 8 स्टेजेस में चलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यदि आप अपने बुक का कवर पेज देखते हैं तो आपकी बुक का नाम ही है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अभी हमें अब अकाउंट्स को अभी हम सीख रहे हैं, तो प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, प्राइमरी यदि हम बुक्स में जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और उनको क्लासीफाई करते हैं, ट्रांजेक्शन को, इन इवेंट्स को पोस्टिंग करते हैं लेजर में, यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है वो बुक कीपिंग कहलाती है। यानी प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स आपके जर्नल, जो ट्रांजेक्शन्स को हम फर्स्ट बुक में रिकॉर्ड करते हैं प्राइमरी बुक में, फिर जर्नल में उसको हम ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज करते हैं और उसके बाद उसकी पोस्टिंग करते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो बुक कीपिंग कहलाती है। या हम और सिंपल वर्ड्स में बोलें कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। बुक कीपिंग का जो एरिया है वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है, जबकि अकाउंटिंग का जो एरिया है वो वाइडर है। उसमें सारी चीज़ें आती हैं, क्लासीफाई के बाद समराइजिंग भी आता है, एनालाइजिंग भी आता है, इंटरप्रेटिंग भी आता है। तो ये बुक कीपिंग क्या है? कीपिंग ऑफ बुक्स, यानी बुक्स को रखना। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से जब हम रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, तो ये बुक कीपिंग कहलाता है। बुक कीपिंग एक ऑर्डनरी नॉलेज का पर्सन भी कर सकता है, मतलब जैसे थोड़ी बहुत नॉलेज भी होती है, जो पढ़ा लिखा है, जिसका थोड़ा मैथमेटिक्स अच्छा है, तो वो उनको रिकॉर्ड को, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकता है। बट अकाउंटिंग के लिए हमें स्पेशल नॉलेज यानी अकाउंट का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे भी आप 11th में कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स में अकाउंट अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, बट अब आप पढ़ रहे हैं, अब आप सीख रहे हैं, क्योंकि आपको इसके नॉलेज की नीड है, ज़रूरत है ना। तो अकाउंटिंग जो है उसका जो एरिया है वो वाइडर होता है।
ठीक, कंपैरेटिव टू बुक कीपिंग। और इसको एक ऑर्डिनरी नॉलेज का पर्सन जो है वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, नहीं समझ सकता। इसके लिए उसकी नॉलेज होना उसको ज़रूरी है। ठीक है, तो बुक कीपिंग में क्या है, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स, कि सबसे पहले इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या मीनिंग है, कि ये फाइनेंशियल नेचर्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मनी में मेज़र करते हैं उन टर्म्स को, फिर रिकॉर्ड किए जाते हैं उनको, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। बुक्स में जो प्राइमरी बुक्स होते हैं उसमें जब उनको लिखा जाता है तो उन्हें रिकॉर्डिंग कहा जाता है। और फिर इस रिकॉर्डिंग के बाद इन ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को पोस्टिंग किया जाता है, पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट्स। क्लियर? ठीक है, आफ्टर देन हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग और अकाउंट्स दोनों हमने समझ लिया है, तो हमें वैसे ही उनमें डिफरेंस समझ में आ गया है, पर यहाँ पर हम उनका डिफरेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए, आपको उसे करना है, लिखना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले स्कोप। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद द आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग दैम इनटू मनी टर्म्स, रिकॉर्डिंग दैम इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासिफाइंग दैम। यानी ये 3 प्रोसेस में होता है। ठीक है, जबकि अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेटिंग दैम टू द कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, जबकि इसके बाद का जो काम चालू होता है एक्चुअल में वो अकाउंटिंग का होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपकी क्लासिफाइंग ऑफ है, बुक कीपिंग के काम भी हो सकते हैं और अकाउंटिंग के भी होते हैं, लेकिन उसके बाद का जितना प्रोसेस होता है वो अकाउंटिंग के द्वारा किया जाता है। स्टेजेस, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज, इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज, इट बिगन्स वर बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, ये प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज है। जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है उसके बाद अकाउंटेंसी जो है वो स्टार्ट होती है। Objectives, the objective of bookkeeping is to maintain systematic record of financial transaction. ठीक है, we also understand the objective of accounting is to ascertain net results of operation in financial position and to communicate information to the interested parties. ठीक है, जबकि अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो मेन मोटिव होता है अकाउंट मेंटेन करने का, वो होता है कि उससे हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को निकालें, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानें और उनको कम्युनिकेट करें इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टीज़ में अभी आपको समझा चुकी हूँ, बार बार यूजर्स की बात कर रहे हैं कि क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, प्रोपराइटर्स, ये सब जो हैं वो उनके कौन होते हैं, पार्टीज़ होती हैं जिनको बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने में इंटरेस्ट होता है कि बिज़नेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, बिज़नेस की एसेट्स कितनी हैं, बिज़नेस की लायबिलिटीज़ क्या हैं, एसेट्रा एसेट्रा। क्लियर? फिर इसी को हम आगे करते हैं। नेचर ऑफ जॉब, दिस जॉब इज़ रूटीन नेचर, दिस जॉब इज़ एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर। ये रूटीन नेचर है, यानी आपके जो भी ट्रांजेक्शन है वो आप जनरली वैसे भी लिखते हैं, प्राइमरी बुक में उनको ट्रांजेक्ट करते रहते हैं, जबकि ये एनालिटिकल है, मतलब इसे एनालाइज भी किया जाता है एंड कंपैरिजन भी किया जाता है। ठीक है, फिर जूनियर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शन। मैंने आपको बोला था कि ऑर्डिनरी नॉलेज का पर्सन भी इसको मैनेज कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, तो जूनियर स्टाफ भी इसको इन फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सीनियर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शन, जबकि इसके लिए अकाउंटिंग के लिए एक अकाउंटेंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट उसकी नॉलेज के वो इनको मेंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, बुक कीपिंग इज़ द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग के लिए बेसिस का काम करती है, और अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जबकि अकाउंटिंग तब स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। बुक कीपिंग इज़ द मैकेनिकल इन नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। ठीक है, ये मैकेनिकल नेचर की है और इसके लिए किसी भी स्पेशल स्किल्स का होना ज़रूरी नहीं है। अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज, टू इंटरप्रेट। तो अभी मैंने बोला कि यदि जब तक आपको अकाउंटिंग के बारे में जानकारी नहीं होगी, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तब तक आप उनके रिजल्ट्स जो हैं, उनके आउटपुट तैयार नहीं कर सकते। यानी इसके लिए आपको स्पेशल स्किल्स और एबिलिटी की नीड होती है। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। क्लियर?
अब हम नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंट्स रखने के क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि नीड ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, क्या आवश्यकता है, अकाउंटिंग करने के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो सिंपल जो हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए, ठीक है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, जो आउटसाइडर्स, जो यूजर्स हैं, जो पार्टीज़ हैं, आउटसाइडर पार्टीज़ हैं, वो यदि बिज़नेस में इंटरेस्ट ले रही हैं, बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, बिज़नेस के साथ डील करना चाहती हैं, ट्रांजेक्शन्स करना चाहती हैं, तो उन्हें बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है, उन्हें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इन सब के लिए अकाउंट्स जो है वो अकाउंटिंग एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी होती है। तो यही ऑब्जेक्ट्स होते हैं बिजनेस के कि असर्टेन टू प्रॉफिट एंड लॉस, असर्टेन टू फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, असिस्टिंग द मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। मैनेजमेंट होते हैं वो अकाउंटिंग के थ्रू ही देखते हैं कि उन्हें क्या डिसीजंस लेने हैं फ्यूचर में, वो और कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, और यूजर्स को इन्फॉर्मेशन देना, ठीक। ये आपके इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। वैसे और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप चाहें तो उसमें से भी ले सकते हैं, जैसे कि असर्टेनिंग टू क्रेडिटर्स, असर्टेनिंग टू डेटर्स, ठीक है, असर्टेनिंग टू एसेट्स, असर्टेनिंग टू लाइबिलिटीज़, ठीक। ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग होती हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपके एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग करने से क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉफिट होता है। यदि जो बिज़नेस अकाउंटिंग नहीं करते तो उन्हें किन चीज़ों का नुकसान हो सकता है, या वो क्या चीज़ें नहीं समझ सकते हैं, या वो किन चीज़ों का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस के बारे में सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू मालूम हो जाती है। फिर दूसरा, ये मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं, मैनेजमेंट को बताते हैं कि क्या क्या कमियां रह गई हैं, अभी हमारी कॉस्ट को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे एक्सपेंसेस को कम किया जा सकता है, ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो मार्केट पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक। रिप्लेसेस मेमोरी मीन्स कि हमारी ह्यूमन मेमोरी इतनी वास्ट नहीं होती कि वो सारे ट्रांजेक्शन्स को याद रखे। जिनके यहाँ रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो पार्टीज़ 4 दिन पहले उनकी किनसे डील हुई है, क्या ट्रांजेक्शन्स हुआ है, कितने का उन्होंने सामान ख़रीदा है, कितने का बेचा है, ये याद रखना भी उनके लिए मुश्किल होता है। तो 1 महीने, 1 साल, 6 महीने के ट्रांजेक्शन्स को मेमोराइज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उस मेमोरी को रिप्लेस करने के लिए भी अकाउंटिंग ज़रूरी होती है। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। अभी मैंने जैसे बोला कि लास्ट ईयर प्रॉफिट ज़्यादा हुए थे और इस साल के प्रॉफिट कम हैं, ठीक है, तो क्यों कम है, ये कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। लास्ट ईयर उतने ही गुड्स को हमने मैन्युफैक्चर किया था, इस साल भी उतना ही मैन्युफैक्चर किया, कॉस्ट भी नहीं बढ़ी है, लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट हैं उनकी परसेंटेज कम है, तो क्यों कम है, ठीक है। ये कंपैरिजन करने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके ये फ़ायदे होते हैं कि हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। टैक्स लायबिलिटी, हमारा कितना टैक्स हम पर ड्यू है, कितना टैक्स हमें पे करना होगा, ये टैक्स लायबिलिटी जानने के लिए भी हमें प्रॉफिट असर्टेन करना ज़रूरी होते हैं, ठीक है। लोन्स लेने के लिए, यदि हम बैंक से या किसी अदर पर्सन से लोन लेना चाहते हैं तो हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बतानी होगी कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, क्या है, और उसके द्वारा ही फिर हमें लोन्स उनसे मिल सकते हैं, ठीक है। और एविडेंस इन कोर्ट में एविडेंस, कोई भी ओरल बातों पर या कही हुई बातों पर कोई भी कानून जो है, कोई भी लॉ रिलायबल नहीं होता, विश्वास नहीं करता, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता। लेकिन रिटर्न यदि कोई डॉक्यूमेंट है तो वो हमेशा एविडेंस के रूप में काम में आते हैं। तो कभी भी फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है किसी के साथ या कोई भी प्रॉब्लम होती है
कोई भी डीलर्स के साथ यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो ये एविडेंस के रूप में काम में आते हैं। ठीक है, हमने एक वर्ड टर्मोलॉजी में पढ़ा था वाउचर्स, कि एवरी ट्रांजेक्शंस, है ना, हर ट्रांजेक्शन का एक वाउचर होता है, मतलब कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसको हम कर रहे हैं वो वाउचर्स के द्वारा वेरीफाइड होता है, तो वो एविडेंस के काम में आते हैं। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, जब हमें कभी बिजनेस सेल करना हो तो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये जानकारी बिजनेस को कोई भी व्यक्ति खरीदता है या खरीदना चाहता है, तो जब तक उसे बिजनेस की पोजीशन नहीं मालूम होगी वो बिजनेस को परचेज नहीं करेगा। ठीक है, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी आपको समझाया था क्या होता है। इंसॉल्वेंसी और बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया होना। ठीक, तो ये कोई व्यक्ति जब उसकी लाइबिलिटीज उसके एसेट से ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो अकाउंटेंसी, हमें अकाउंट्स के द्वारा हमें ये इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती हैं कि हमारी पोजीशन क्या है और उस पोजीशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंसॉल्वेंसी से बचने के लिए हमें असिस्ट करते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, फिर हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो किसी भी चाहे आप सिंगल प्रोप्राइटर हैं, चाहे आप पार्टनर्स हैं, चाहे कंपनी हैं, किसी भी बिजनेस में अकाउंटिंग जो है वो हमेशा हेल्पफुल होते हैं। तो देयर आर 8 और 9 एडवांटेजेस, है ना। तो हमें सिर्फ कोई भी 5 या 6 एडवांटेज लेने हैं, तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगते हैं इसमें से 5 या 6 एडवांटेज आप कर सकते हैं। क्लियर। फिर आपका लास्ट है इस चैप्टर का कि लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कि इसकी सीमा क्या है, मतलब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, या हम बोलें इसके डीमेरिट्स क्या हैं। कि अकाउंटिंग किसी भी चीज़ के हमेशा दो साइड होते हैं, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो अभी हमने इसकी गुड थिंग्स पढ़ ली हैं, अब कुछ हमें बैड थिंग्स भी पढ़नी है कि अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, पूरी नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ जो है डीमेरिट्स हमेशा होते हैं, कुछ ना कुछ दोष हमेशा होते हैं। तो कुछ इसमें चीज़ें होती हैं, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको समझना जो है वो आसान नहीं होता। ये हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन है, डेप्रिसिएशन के मेथड हैं, उनको किस तरीके से कैसे किया जाए। ये प्रॉब्लम हमेशा हर बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर को आती है, इसीलिए इसे कहा गया है कि अकाउंटिंग जो है वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट्स द रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, बोले अकाउंटिंग्स में जो बैलेंस शीट होती हैं, जो एसेट्स होती हैं वो हमेशा मतलब जिस वैल्यू पर होती हैं उस पर रिलायबल नहीं कर सकते। मतलब रिलाइज का यहाँ मतलब है कि जैसे बैलेंस शीट में किसी एसेट्स की वैल्यू उन्होंने जो परचेज़ की है वो 5 लाख लिख रखी है, पर यदि हम बिज़नेस को सेल कर रहे हैं तो मार्केट में उस पर 5 लाख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने किस कॉस्ट पर उसको रख रखा है, उसकी कितनी वैल्यू दिखा रखी है, वो एक्चुअल में है या नहीं है, ऐसा होना ज़रूरी नहीं होता। तो अकाउंटिंग में जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, मतलब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो रियल है या नहीं है ऐसा होना कंपलसरी नहीं है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब जैसे हमने बोला कि क्वांटिटी दिखाता है ना, मेज़र मनी में करता है तो मनी की वैल्यू दिखाता है, बट क्वालिटी जो है इसमें जो शो नहीं की जाती। आप कहीं पर भी देखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर किसी भी चीज़ की, चाहे वो सर्विसेज हों, चाहे वो गुड्स हो, किसी भी व्यक्ति का परफॉर्मेंस हो या कुछ भी, कभी भी उनकी क्वालिटी के बारे में बात नहीं होती। अकाउंटिंग सिर्फ क्वांटिटी दिखाता है, नंबर दिखाता है, मनी का मेज़रमेंट दिखाता है, बट क्वालिटी जो है एलिमेंट्स उसमें हमेशा लैक होते हैं। क्लियर। अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग जो है वो प्राइस लेवल चेंजेस भी, मार्केट में जो चेंजेस होते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी के द्वारा होते हैं, जैसे भी आपने देखा कि जीएसटी आया तो चेंज हुए, है ना, ये सब चीज़ें उनमें शो ज़रूर की जाती हैं, बट वो जो प्राइस उसके कारण जो चेंज होते हैं, उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसमें शो नहीं होती हैं। ठीक है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है शो ऑफ करना, यानी दिखावा करना। जैसे विंडो ड्रेसिंग यानी विंडो मीन्स खिड़की,
ठीक है, घर की खिड़की को सजा देना। ठीक, यदि आपकी घर की खिड़की को आप अच्छे दरवाजे लगा दें या उसमें कुछ अच्छा पर्दा डाल दें, मखमल का पर्दा डाल दें, ठीक है, तो बाहर वालों को ऐसा लगेगा कि घर में सब कुछ है। ठीक है, घर बहुत अच्छा है और ऐसा है, यानी बाहर से आप उसको अच्छा कर दें फिर अंदर हो या ना हो। तो इसी चीज़ को विंडो ड्रेसिंग कहा गया है कि बिजनेस में जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल एसेट्स जो कि एक्चुअल में जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता ही नहीं है लेकिन बैलेंस शीट में शो की जाती हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को बड़ा करने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए, ज़्यादा दिखाने के लिए। ठीक है, तो जो गलत होता है, जो एक्चुअल में उनकी पोजीशन नहीं होती है। ठीक है, अदर पार्टीज़ को या यूजर्स को उनको सब कुछ ठीक दिखाने के लिए, अच्छा बताने के लिए ऐसी चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं जो कि सही नहीं होती, गलत हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, कि विंडो ड्रेसिंग भी होती है जो एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। क्लियर? तो ये लिमिटेशंस हैं बेटा। तो ये चैप्टर आपका फर्स्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर हम सेकंड चैप्टर करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। तो उसमें कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिनको आपको समझना ज़रूरी है अकाउंटिंग करने से पहले, तो हम फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके।